नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो बताया था नदियों के बारे में जानकारी दी हुई थी, और आज दोस्तों नदियों का अगला जो पार्ट बनता है भारत की प्रमुख नदियां। आज हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों भारत में, चूंकि मैं अपनी पिछली क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूं, दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक होती है हिमालय से निकलने वाली नदी, दूसरी होती है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। याद रखें, हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो उस वीडियो में नदियों के प्रकार, किस प्रकार की नदियां होती हैं, कैसे इनमें पानी आते हैं, सही है, ये पूरा जानकारी दी हुई है। तो आज देखते हैं हम हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी हिमालय की नदियां। ठीक है दोस्तों, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं, हिमालय से निकलेंगी लेकिन दो जगह गिरती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, या तो गिरती हैं अरब सागर में या गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, दो ही जगह हैं जहां पर नदियां गिरती हैं, या तो अरब सागर पश्चिम में या फिर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? चलिए, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हुए और भी देख लेते हैं हम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ठीक है, व्यास, और देखते हैं घग्गर नदी, गंडक नदी, कोशी नदी। ये सारी नदियां कैसी हैं? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और ढेरों बार दोस्तों इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज इनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट हम देखते हैं, कैसे, कहां से कौन कौन सी नदी निकलती है और किस नदी में मिलती है या फिर कहां गिरती है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है दोस्तों पंजाब की 5 बड़ी नदियां। पंजाब की 5 बड़ी नदियां हैं कौन कौन सी? नंबर पहला देखें तो रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और व्यास। 5 नदियां, ध्यान रखें, ये 5 नदियां पंजाब की बड़ी बड़ी नदियां, जिनके कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहली नदी देखते हैं हम। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी जो भारत की है तो वो हो जाती है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप सही बता रहे हैं, गंगा। सही है, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, देखते हैं गंगा। ठीक है, तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री में गोमुख हिमानी से। गंगोत्री में गौमुख हिमानी, गंगोत्री। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। याद रखें, पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, फिर देखें हम और गंगा के बारे में। तो गंगा की एक शाखा होती है कलकत्ता में, जो हुगली गंगा की एक शाखा है, हुगली। ठीक है, हुगली जो कि कलकत्ता से निकलती है। हुगली नदी गंगा की एक शाखा है, गंगा से एक शाखा निकलकर बढ़ जाती है, कलकत्ता से बहती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी ये सब जानकारी बिल्कुल नॉर्मल है। आप जब बहुत ही छोटे निम्न स्तर का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर पूछा जाता है गंगा का उद्गम कहां से हुआ है? गोमुख हिमानी, गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको और ओवरऑल पूरी जानकारी बताता हूं, गंगा कहां से और कैसे निकली है ना, क्योंकि गंगा कोई एक नदी का जल नहीं है, गंगा कोई एक नदी नहीं है, बल्कि कई सारी नदियों का जल मिलकर गंगा के रूप में बना है। ठीक है, तो देखते हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें, मजा आएगा आपको आज की क्लास में। देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है, मैं यहां कहीं बताता हूं आपको, बद्रीनाथ। ठीक है,
यहां से दो नदियां निकली हैं, दो नदियां निकलती हैं यहां से। कौन कौन सी दो नदियां निकलेंगी? एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ठीक है, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। जहां भी दो नदियां मिलेंगी अभी वहां एक प्रयाग बनेगा। याद रखें, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां मिली है? अभी यहां मिली है पॉइंट पर। तो यहां मैं एक प्रयाग का नाम बता देता हूं, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहां से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। याद रखें 5 प्रयाग हैं अभी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। जब क्या हुआ है? धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिली हैं। ठीक है, और यहां से एक अन्य नाम से ये आगे बढ़ जाती हैं, जिसे हम कह देते हैं, कौन सी नदी बताइए? अलकनंदा। याद रखें, यहां से एक नदी निकलकर चली जाती है जिसे हम कह देते हैं अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, ये अलकनंदा यहां से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अभी होता क्या है दोस्तों, एक बात और है, जब कोई नदी बड़ी होती है या फिर चौड़ी नदी होती है, याद रखें, जब कोई नदी बड़ी और चौड़ी होती है और कोई उसकी कम लंबाई या फिर कम चौड़ी नदी उसमें आकर मिलती है, तो छोटी नदी का नाम वहां से खत्म हो जाता है और बड़ी नदी के नाम से वो बहना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? लेकिन जब दो समान लंबाई या फिर समान रूप वाली नदियां एक साथ मिलेंगी तो उनका दोनों का ही नाम बदलना पड़ती है। ठीक है, ये ज्योग्राफी है। ठीक है ना, जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा समान नदियां थी, दोनों के नाम बदलकर यहाँ पर विष्णु प्रयाग कह दिया गया और क्या नाम दे दिया गया? यहाँ से इस नदी को अलकनंदा। याद रखेंगे, अलकनंदा। दूसरा प्रयाग देखते हैं, यहां से क्या होता है दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। याद रखें, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आकर यहां कहां मिल जाती है? अलकनंदा में। तो फिर वही वाली बात है, अलकनंदा बड़ी नदी है, अलकनंदा बड़ी नदी है, मंदाकिनी छोटी नदी है, तो मंदाकिनी का नाम यहाँ पर खत्म हो जाता है और मंदाकिनी किस नाम से बहेगी? अब अलकनंदा के नाम से। लेकिन यहाँ पर एक प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बनेगा? अलकनंदा, है ना, अलकनंदा नदी है और मंदाकिनी, यहां पर प्रयाग बनेगा नंद प्रयाग। याद रखें, नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग, प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग बनेगा। पहला कहां बना था? विष्णु प्रयाग बना था धौली गंगा और विष्णु गंगा से। दूसरा मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलेंगे वहां बनेगा नंद प्रयाग। क्लियर है? तीसरा देखते हैं दोस्तों, एक नदी फिर आगे बढ़ती हुई आती है यहां से, जिसका नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी, और यहां आकर मिल जाती है किसमें? फिर से मंदाकिनी में, सॉरी अलकनंदा में, है ना, अलकनंदा में। तो यहां पर एक प्रयाग बन जाता है कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन कौन सा है? पिंडार नदी और अलकनंदा नदी दोनों यहां मिलेंगी, वहां पर बनेगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, और पिंडार नदी चूंकि छोटी है और अलकनंदा नदी बड़ी है, जिसके कारण क्या होगा? पिंडार नदी का नाम यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने 3 प्रयाग देखे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। चौथा देखते हैं। चौथा एक नदी है जो केदारनाथ से निकलेगी। याद रखें, चौथी नदी है, कहां से निकलेगी? केदारनाथ से निकलती है। अच्छा, एक ये मंदाकिनी नहीं है दोस्तों, नंदाकिनी है ना, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, दोनों नाम सेम है, भूले ना, नंदाकिनी। इसीलिए यहां पर नंदा से आया नंद प्रयाग। चौथी नदी होती है मंदाकिनी, जो यहां से आती हुई, यहां से आएगी मंदाकिनी, कहां से? केदारनाथ से, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, जो आगे जाकर मिल जाती है कहां पर? अलकनंदा में, अलकनंदा में। और फिर एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम आ जाता है रुद्र प्रयाग। याद रखें, रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो चौथा कौन सा प्रयाग हो गया? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कैसे बना हुआ है? जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलेगी तो बनेगा रुद्र प्रयाग। फिर देखते हैं 5वां। ठीक है, अभी जिसे हम गंगा कहते हैं, ठीक है ना, अब गंगा का विषय आता है। अभी तक यहाँ पर गौमुख हिमानी की कोई चर्चा नहीं है, गंगोत्री की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अब आती है बात गौमुख हिमानी या गंगोत्री की। तो यहाँ पर उत्तर काशी से एक नदी निकली है जिसका नाम हो जाता है
भागीरथी, याद रखें क्या नाम है, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी निकलती है कहां से, उत्तरकाशी में गंगोत्री से। ये अब गंगा का विषय स्टार्ट हुआ है, भागीरथी। वैसे भी गंगा को हम किस नाम से, हमारे वेदों में किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से, है। तो भागीरथी जिन्हें पृथ्वी पर गंगा का अवतरण, गंगा को कौन लेकर आए थे, भागीरथ, जिनके नाम पर नाम आया गंगा का, भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और यहां पर मिल जाती है कहां पर, अलकनंदा में आकर, याद रखें अलकनंदा में आकर मिल जाती है। क्योंकि भागीरथी भी अलकनंदा जितनी ही लंबी या गहरी नदी है ना, अलकनंदा जैसी ही बड़ी नदी है, जिसके कारण फिर से क्या होगा, अब अलकनंदा का नाम परिवर्तित करना जरूरी हो जाता है। मैंने बताया था जब छोटी नदी बड़ी नदी में मिलेगी तो नाम नहीं बदला जाएगा, बड़ी नदी का ही नाम मान्य होगा, है ना। लेकिन जब दो समान लंबाई जैसी नदियां मिलेंगी तब तो नाम बदलना पड़ेगी ना। तो अभी नाम बदल देते हैं। पहले यहां पर मैं प्रयाग बता देता हूं। यहां पर जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो नाम आ जाता है देवप्रयाग, 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 याद रखें देवप्रयाग हरिद्वार। और यहां से ये हरिद्वार में जब प्रवेश करती है देवप्रयाग के बाद से, है ना, तो यहां से इसका नाम हो जाता है गंगा, याद रखें यहां से नाम आ जाता है गंगा। तो अभी आप देखें गंगा का उद्गम किसी एक बिंदु से आप नहीं कह सकते हैं ना। भागीरथी और अलकनंदा मूल रूप से दो बड़ी नदियां हैं और कई सारी नदियां इनमें आकर मिलती चली, ठीक है, कई सारी नदियां इनमें मिलती चलेंगी और जहां भागीरथी अलकनंदा दोनों मिल जाएंगी वहां से ये दोनों नदियों का नाम बदलकर देवप्रयाग, जो प्रयाग पड़ेगा उसके बाद से पड़ेगा गंगा नाम, ठीक है। ठीक, चलिए एक और बता देता हूं दोस्तों, एक नदी और है भिलांगना, 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 जो यहां आकर भागीरथी में भी मिलती है, लेकिन यहाँ कोई प्रयाग नहीं बनता है, यहाँ कोई प्रयाग नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बनती है, वो कौन सी, कि इसी के पास में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध कहां पर है, ये बिल्कुल भागीरथी नदी पर है, भिलांगना और भागीरथी नदी के बाद में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये गंगा के विषय में हमने कई सारे महत्वपूर्ण चीज जानी है अभी, ठीक है। तो गंगा का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब डिटेलिंग पूछी जाएगी तो आप सब बता सकते हैं अभी, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा का उद्गम कहां से हुआ है, तो आप बता सकते हैं गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री हिमानी, है ना, गौमुख से, गंगोत्री हिमानी गौमुख से हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो दूसरी नदी देखते हैं हम गंगा के बाद में, तो हम देखते हैं यमुना, यमुना, ठीक है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है यमुना नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहां से हुआ है, यमुनोत्री, यमुनोत्री से हुआ है, यमुनोत्री हिमानी से हुआ है, ठीक है। और ये गंगा के एक कंडीशन ऐसी आती है जब गंगा के बिल्कुल पैरेलल बहते हुए उत्तर प्रदेश साइड से निकलते हुए, ठीक है, और कहा इलाहाबाद में जाकर, इलाहाबाद में जाकर और गंगा में मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखें, है ना। तो यमुना नदी क्या होती है, गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में जाकर, जहां इनका संगम बिंदु बनता है, संगम बनता है, ठीक है, इलाहाबाद में। फिर देखते हैं यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, याद रखें चंबल, चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, यमुना की, ठीक है। तो यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, इलाहाबाद के पास जाकर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी सपोर्टिंग रिवर सहायक नदी यमुना की कौन सी हो जाती है, ये है चंबल नदी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों सिंधु, सिंधु ये एक बहुत बड़ी नदी होती है, सिंधु नदी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये भी गंगा नदी की तरह अपना एक जाल बनाती है, कई सारी नदियां सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं, याद रखें, ठीक है। तो देखते हैं यहां होता कैसा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंधु, मान लीजिए सिंधु का उद्गम, सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं सिंधु का उद्गम कहां से हुआ है। सिंधु का उद्गम, देखिए उद्गम और गिरतीगान पहले ये जानना जरूरी हो जाता है ना। तो उद्गम हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत में मानसरोवर झील,
और कहाँ गिरती है ये नदी, तो मैं ये कुछ ऐसा डायग्राम हम बना लेते हैं। यहां से कोई नदी निकली हुई है सिंधु, ठीक है, ये सिंधु नदी निकली हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। कहां से, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ, निकली है। और ये कहां गिरती है, 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें, ये गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब इसमें कई सारी नदियां बीच में आकर मिलती हैं, देखिए कौन कौन सी मिलती हैं। जैसे देखें हम पहले तो यहां पर 5 बड़ी नदियां और आती हैं जो सिंधु नदी में मिलेंगी, है ना, याद रखें कौन कौन सी, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम। कौन कौन सी, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, 5 नदियों का ऑर्डर भी आप याद रखें, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो झेलम, और यहां से एक नदी निकाल देते हैं, मान लीजिए अपन ये है कोई नदी है झेलम, ठीक है, जो इधर सतलज, ये सतलज नदी है, ठीक है। सतलज नदी में यहां से मिलेगी कौन सी नदी, याद रखें, झेलम नदी, ठीक है। और झेलम में यहां पर मिल जाती है आकर की चिनाब नदी, ठीक है, यहां पर आकर मिल जाती है चिनाब नदी, किसमें, झेलम में आकर मिल जाएगी, ठीक है। ये भी एक तंत्र है, जाल है पूरा का पूरा। फिर यहां से आती है एक नदी जो यहां मिल जाती है रावी नदी, ठीक है। और यहां पर सतलज नदी में आकर मिल जाती है व्यास नदी, ठीक है। याद रखें क्या बताया हमने, सबसे पहले निकली है तिब्बत मानसरोवर से सिंधु नदी में आकर मिल जाती है झेलम में मिलेगी चिनाब, है ना। यहां से सब सतलज और झेलम दोनों नदियों में कुछ नदियां आकर मिल जाती है ना, और दोनों ही एक पॉइंट पर मिलकर आगे बढ़ेंगी और किसमें मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी आपकी, सिंधु नदी, ठीक है। रावी जो है झेलम में मिलती है, चिनाब किसमें मिलती है, झेलम में मिलती है, और व्यास मिल जाती है सतलज नदी में। तो इस प्रकार से बड़ा नदी का जाल होता है, और यहां से बहुत अधिक पानी के फ्लो के साथ में कौन सी नदी आगे बढ़ती है, सिंधु नदी आगे बढ़ती है, याद रखें, ठीक है। सिंधु नदी यहां से बड़े फ्लो के साथ में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सिंधु का उद्गम कहां से हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील से हुआ है, कहां गिरती है ये, तो ये गिरती है अरब सागर में, ठीक है। फिर देखते हैं अगली नदी को, अगली नदी हो जाती है दोस्तों सतलज नदी, ठीक है। सतलज का उद्गम कहां से हुआ है, सतलज का उद्गम हुआ है तिब्बत में मानसरोवर झील से, याद रखें, तिब्बत में मानसरोवर झील, ठीक है। तिब्बत का उद्गम हुआ है सतलज का उद्गम हुआ है तिब्बत में मानसरोवर झील से, जिसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में मिलती है, याद रखें, है ना, चिनाब नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों अगली नदी, हम अगली जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए झेलम का उद्गम कहां से हुआ है, झेलम, ठीक है। तो झेलम का उद्गम हुआ है शेषनाग झील से, याद रखें, शेषनाग झील, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो शेषनाग झील है, इससे एक नदी का उद्गम हुआ है, झेलम नदी का उद्गम, और ये चिनाब नदी में मिलती है, चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। और ये सारी नदियां क्या करती हैं, सिंधु में जाकर मिल जाती है, सही है ना। अभी हमने एक डायग्राम के थ्रू देखा हुआ था, तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकली हुई है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अगली नदी हम देखते हैं दोस्तों रावी नदी, ठीक है। तो रावी को अगर हम समझते हैं तो रावी का उद्गम जो हुआ है हिमाचल प्रदेश से हुआ है। रावी नदी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, याद रखें, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से। तो
तो कहां से, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और वैसे भी रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे से एक नदी का उद्गम हुआ है, कौन सी नदी है वो, जो है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। और रावी नदी जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, कहां मिलती है, चिनाब में, चिनाब में जाकर मिल जाती है, याद रखें, चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं अगली नदी ब्यास, ठीक है। तो ये नदियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहें। आज हम नदियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगली देखते हैं अगर हम व्यास नदी, व्यास नदी, तो व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही होता है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है, और सॉरी व्यास नदी का उद्गम, और ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, किस नदी में, सतलज में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। 5 नदियां जो मैंने आपको बताई हैं, रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चिनाब। मूल रूप से झेलम और सतलज दोनों नदियों में ही अन्य 3 नदियां मिलती हैं, ठीक है। और सतलज और झेलम दोनों ही एक पॉइंट पर मिलकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो अगली देखते हैं हम चिनाब नदी, रावी के बाद में चिनाब। तो चिनाब नदी का उद्गम जो हुआ है ये निकली है, दरअसल चिनाब भी दोस्तों 2 नदियों से मिलकर बनी हुई, याद रखें, है ना। चिनाब भी 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है चंद्रा नदी और दूसरी है भागा नदी, चंद्रा और दूसरी भागा। एक पॉइंट पर जब ये दोनों नदियां मिलती हैं उसके बाद में इसे कहा जाता है चिनाब, याद रखें, उसके बाद इसे कहते हैं चिनाब। इसलिए चिनाब को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा, चंद्रभागा। तो अगर आता है कि चिनाब का एक अन्य नाम क्या है तो वो हो जाता है चंद्रभागा, क्योंकि चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है चिनाब नदी, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों हम, एक और, हमने अभी गंगा, यमुना और सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियों को देखा है ना। अभी देखते हैं एक बड़ी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है, बहुत इंपोर्टेंट नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम भी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर से होता है, लेकिन दोस्तों याद रखें ना, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, लेकिन इससे लगभग 80 किलोमीटर दूर, तिब्बत में मानसरोवर झील से भी 80 किलोमीटर दूर से इसका उद्गम होता है। और ये भारत में पश्चिम की ओर ना आते हुए पूर्व की ओर चली जाती है, क्योंकि तिब्बत से निकली, तिब्बती हिमालय जो है वहां से निकलती है ये, है ना। और ये पूर्व में चली जाती है, कहां तक चली जाती है, पूरे चीन में जाती है, याद रखें, ये चीन में पहुंचती है। चीन में पहुंचने के बाद में भारत के अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में दोबारा एंटर करती है, ठीक है। भारत के बिल्कुल पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से दोबारा एंटर करती है, कहां से, यांगयाप दर्रे से, याद रखें, यांगयाप दर्रा। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखें, अरुणाचल प्रदेश यांगयाप दर्रे से दोबारा लौटकर आ जाती है भारत में, ठीक है। अगली, तो ये याद रखें आप, ठीक है। अगली नदी अगर अपन देखते हैं तो वो हो जाती है कोशी, कोशी नदी, ठीक है, कोशी। तो दोस्तों कोशी के बारे में अगर हम देखते हैं, इसका उद्गम होता है गोसाईथान चोटी, गोसाईथान चोटी, गोसाईथान चोटी। ये हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली नदी है, चोटी का नाम है गोसाईथान चोटी, ठीक है। इसका उद्गम होता है और ये पहुंचती है कहां पर, नेपाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल, नेपाल पहुंचकर और नेपाल से फिर ये भारत में आती, कहां से, बिहार होते हुए, बिहार में भी कहां से, पटना, बिहार के
पटना से होते हुए दोबारा ये भारत में आ जाती है, कोसी नदी, ठीक है। हिमालय से निकलती है, नेपाल पहुंचती है, नेपाल के बाद में ये भारत के बिहार राज्य में पटना से दोबारा भारत में आ जाती है। और कोसी, कोसी जिसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। किसे कहते हैं, कोसी नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण, याद रखें, बाढ़ आने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें बाढ़ आने का कारण क्या है, मार्ग बदलना, ठीक है। एक प्रश्न फिर बनता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी ये कौन सी होती है, कोसी, जिसका मार्ग सबसे ज्यादा बदलती रहती है। वैसे भी याद रखें दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां, सबके मार्ग, बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है नदियां। क्यों बदलती है, क्योंकि इनका फ्लो बहुत तेज होता है ना। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को युवा नदियां भी कहती हैं। ध्यान रखें, बता देता हूं, हिमालय से निकलने वाली नदी को क्या कहते हैं, युवा नदियां। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका फ्लो बहुत ही तेज होता है, बहुत तीव्र इनका वेग होता है, जिसके कारण ये मार्ग भी बहुत ज्यादा बदलती है। इसमें सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है कौन सी, कोसी नदी, जिसके कारण इसमें जब भी बारिश का समय होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, बाढ़ आती रहती है ना। बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी को, ठीक है। तो अगली नदी देखते हैं हम, कोसी के बाद में गंडक नदी, ठीक है, कोसी के बाद में गंडक नदी। तो अगर मैं आपको गंडक नदी की विशेषता बताता हूं, यह भी हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है, हिमालय से निकलेगी, लेकिन नेपाल से। नेपाल पहुंचकर नेपाल के बाद में ये हमारे बिहार राज्य होते हुए बिहार में पटना, ये भी कहां से, पटना से ही कहां आ जाती है, हमारे बिहार आ गई, यानी बिहार आ चुकी, यानी कि भारत में एंटर कर जाती है, याद रखें ना। तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल होते हुए बिहार के पटना से भारत में प्रवेश कर जाती है। याद रखें, कौन कौन सी, कोसी और गंडक दोनों बिहार के पटना होते हुए भारत में प्रवेश करती है। एक नदी फिर दोबारा आती है, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी, ये भी नेपाल से निकलती है और ये बिहार के पास से कहां मिल जाती है, गंगा में, ठीक है। ये भी नेपाल से निकलती है, नेपाल होते हुए ये नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती, गंगा में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। याद रखें, गंगा में मिल जाती कौन सी, घग्गर नदी। इसके बाद में अगली नदी हो जाती है एक नदी, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी, शारदा। याद रखें, शारदा जो कुमायूं हिमालय से निकलती है, शारदा नदी ये कहां से निकलती है, कुमायूं हिमालय। और इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह यह होता है कि किस नदी को काली गंगा कहते हैं। इसे शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है, काली गंगा इसे कहते हैं, शारदा नदी को काली गंगा कहा जाता है। और ये कहां मिल जाती है, घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है। कहां मिलेगी, घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है, याद रखें, ठीक है। और घग्गर, कोसी, ये सभी नदियां कहां मिलती हैं, गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, ठीक है ना। अगली नदी देखते हैं, रामगंगा नदी, ये भी हिमालय से निकलने वाली नदी होती है। ये नैनीताल के पहाड़ों से निकलती है, नैनीताल के पहाड़ों से निकलती है ना। और ये भी कहां मिलती है, ये भी जाकर गंगा में ही मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी कहां मिलती है, गंगा में मिल जाती है, नैनीताल के पहाड़ों से निकलती है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी नदियां जो थी आज हमने देखा है, ये अति महत्वपूर्ण नदियां थी जो हिमालय से निकलती हैं और या तो गंगा में या फिर सिंधु या फिर अन्य नदियों में मिलती हैं और आगे बढ़ते हुए अरब सागर या कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है। अभी दोस्तों नदियों का ये आधा टॉपिक हुआ है जो कि था हिमालय से निकलने वाली नदियां। अगला जो क्लास लूंगा मैं दोस्तों, अगला क्लास में जो वीडियो लेकर आऊंगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। जो प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण नदियां रहेंगी, अगले वीडियो में हम उन पर विचार करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों सभी दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाकर हमें एक सपोर्ट भी करें आप, और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।